डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। आज ये टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, जिसका सेंसिंग रेंज होता है up to 60 millimeter from 3 millimeter to 60 millimeter, and this is the picture view of one of the capacitive transducer। और इस capacitive transducer का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है क्लोज रेंज डिटेक्शन ऑफ नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल से बने जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जहां ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां बहुत क्लोज मेजरमेंट की जरूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट की, उन एप्लीकेशंस में इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन मटेरियल्स पे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है वो मटेरियल्स हैं, वेरी फर्स्ट इज लिक्विड, इन लिक्विड, सेकेंड है वुड, थर्ड है ग्रेनुएट्स। ग्रेनुलेट्स मीन्स दानेदार स्ट्रक्चर। ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर जैसे सिरेमिक स्ट्रक्चर, जहां पर ठोस स्ट्रक्चर नहीं हो, बहुत सॉलिड मटेरियल नहीं हो, लेकिन दानेदार अगर स्ट्रक्चर, तो वहां हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक मटेरियल्स पे और ग्लास मटेरियल्स पे हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करके हम डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कैपेसिटर का, कि व्हाट इज कैपेसिटर। आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। और कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। जैसा कि आप जानते हो, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में तीन मटेरियल्स आते हैं। वेरी फर्स्ट है रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस R होता है। सेकंड में है कैपेसिटर, और थर्ड में है इंडक्टर, जिसके इंडक्टेंस को कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं। तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है क्रमशः बोले तो रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है, और इंडक्टर इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। इन तीनों पैसिव कंपोनेंट में कैपेसिटर और इंडक्टर ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जबकि आर जो रजिस्टर है ये केवल एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और जो उसके एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो कहलाती है कैपेसिटी। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट जो कि एनर्जी स्टोर करने की काबिलियत रखता है, उस काबिलियत को कहते हैं कैपेसिटी, और उस कंपोनेंट को कहते हैं कैपेसिटर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर। इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है कैपेसिटर का। इस कॉन्सेप्चुअल डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो दो ब्लू एरिया है, ये एक ब्लू एरिया देख रहे हो आप, और यहाँ पर ये एक ब्लू एरिया देख रहे हो आप। ये दोनों जो ब्लू एरिया हैं, ये दोनों एरिया दो पैरेलल प्लेट्स को इंडिकेट करते हैं। कैपेसिटर के कई स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, पैरेलल प्लेट स्ट्रक्चर, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए पैरेलल प्लेट स्ट्रक्चर लिया गया है, जिसमें ये दो ब्लू रेक्टेंगल बॉक्स जो देख रहे हैं आप, ये दो रेक्टेंगल ब्लॉक्स जो हैं पैरेलल प्लेट्स जो कि कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए होते हैं, और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं? सम एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर वैक्स्ड पेपर, माइका, सिरेमिक, प्लास्टिक, और सम फॉर्म ऑफ लिक्विड जेल।
तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे सूखी लकड़ी होती है, वो सूखी लकड़ी जो है परफेक्ट इंसुलेटर का काम करती है। लेकिन अगर वो लकड़ी गीली हो जाए, अगर हम उसे हल्का गीलापन हम कर दे, अगर पानी से या तेल हम उस सूखी लकड़ी को डिप कर दें, तो वो अपने इंसुलेटिंग नेचर को चेंज करके स्लाइटली कंडक्टिव नेचर का हो जाता है। और जब कोई भी सब्सटेंस अपने ओरिजिनल नेचर को छोड़ करके जस्ट अपोजिट नेचर में थोड़ा एंटर करने लगता है, तब हम उसे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। खास करके डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम हम इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए करते हैं, जो स्लाइटली अपने आप में से करंट पास होने की टेंडेंसी रखता है, या फिर अपने सरफेस में चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी रखता है। उस मटेरियल को, उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये दो पैरेलल प्लेट्स, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेटेड है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कैपेसिटर। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कैपेसिटर का है, जिसमें दो पैरेलल प्लेट है। ये पैरेलल प्लेट सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो सकते हैं, डिस्क फॉर्म में हो सकते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकते हैं। हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का पैरेलल प्लेट लिया गया है, और वो दोनों पैरेलल प्लेट एक दूसरे से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेटेड हैं। ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को वोल्टेज सोर्स, जो कि एक डीसी सप्लाई है, वीएस डीसी सप्लाई, इससे कनेक्ट करें, तो आपको पता है डीसी सप्लाई में बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, और बैटरी में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पॉजिटिव प्लेट को एनोड कहते हैं और नेगेटिव प्लेट को कैथोड कहते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट एनोड से अगर हम कंडक्टिंग वायर के जरिए एक पैरेलल प्लेट को कनेक्ट कर दें, और दूसरे पैरेलल प्लेट को भी एक कंडक्टिव वायर के जरिए नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा? चूंकि कंडक्टिंग वायर इस पूरे एनोड के चार्जेस को ये कंडक्ट करेगा और पहुंचा देगा इस लेफ्ट साइड के प्लेट पर, जिसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ। नंबर 1 प्लेट, दिस इज द नंबर 1 प्लेट एंड दिस इज द नंबर 2 प्लेट। तो नंबर 1 प्लेट इज कनेक्टेड विद द एनोड एंड नंबर 2 प्लेट इज कनेक्टेड विद द कैथोड। तो नंबर 1 प्लेट में से जो चार्जेस हैं, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कंप्लीटली पास नहीं हो करके नंबर 2 प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये सर्किट, जो क्लोज सर्किट जो है, पूरा चार्ज को अपने आप में से फ्लो होने नहीं दे रहा। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज अ बैरियर काम कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो पैरेलल प्लेट है, इसका सरफेस एरिया इस वायर के रेस्पेक्ट में कहीं ज्यादा, कई गुना अधिक होने की वजह से ये जो सारे चार्जेस हैं, एनोड के पॉजिटिव चार्जेस, वो आकर के स्टोर हो जाते हैं इस नंबर 1 प्लेट पर, और जस्ट अपोजिट नंबर 2 प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। और आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज में के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में आ रहे पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, और उस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में आ रहे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट जब तक अनचार्ज था, तो ये किसी चार्ज से किसी तरीके का ना ही अट्रैक्शन फोर्स, ना ही रिपल्शन फोर्स ये एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये प्लेट नंबर 1 प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और जो वह इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में आ रहे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों तरफ में अपोजिट चार्जेस इकट्ठा हो जाने की वजह से अब ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह ये कैपेसिटर भी काम करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गया है, और इस तरीके से एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। एक डिफरेंस हम बताएंगे कि वोल्टेज सोर्स जो कि बैटरी है और कैपेसिटर, दोनों ही में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्टोर होने का कॉन्सेप्ट है। बट what is the basic difference between the battery and capacitor? बैटरी जो है क्लोज पाथ में नहीं होते हुए भी
ओपन सर्किटेड होते हुए भी, खुले फॉर्म में होते हुए भी बैटरी के दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा अपोजिट चार्ज से फिल्ड रहते हैं। मींस इसमें एक एनोड और एक कैथोड का कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहता है, चाहे उस बैटरी को किसी क्लोज सर्किट में कनेक्ट किया जाए या उसे ऐसे ही ओपनली रखा जाए, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर जब तक कि इस बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है तब तक ही इसमें चार्ज स्टोर रहेंगे, और जैसे ही हम इस बैटरी सोर्स को इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे, इस सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे ये जो चार्ज है कैपेसिटर के क्रॉस ये अपने आप वैनिश होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमने डायग्राम समझ लिया, इसके मटेरियल समझ लिए, अब हम चलते हैं कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये कैपेसिटर, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है द चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट्स दैट इज इंडिकेटेड एज क्यू। क्यू को हम चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए, चार्ज को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिकल या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि the charge stored on the plates of a capacitor is directly proportional to the voltage source connected across it। तो अगर हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स लगाएं तो ये कैपेसिटर टेंडेंसी रखेगा कि उस 10 वोल्ट के बैटरी के करस्पॉन्डिंगली चार्ज स्टोर करने का, और अगर हम यहाँ पर 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स लगाएं तो ये जो कैपेसिटर है उसकी टेंडेंसी होगी 2 वोल्ट के अक्रॉस या 2 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट वोल्टेज स्टोर करने का, ठीक है। तो जो चार्ज है वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस इट। अब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन को इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमेशा प्रोपोर्शनल साइन को जब मैं इक्वल टू साइन में चेंज किया जाता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो जो कांस्टेंट है वो हमेशा उस पर्टिकुलर डिवाइस का कंपोनेंट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जिस कांस्टेंट से हम इंडिकेट कर रहे हैं उसे हम कैपिटल सी कहते हैं, और ये कैपिटल सी एक्चुअल में कैपेसिटेंस इंडिकेट करता है। द कैपेसिटेंस इंडिकेट करता है कैपिटल सी। तो ये कैपिटल सी उस चार्ज स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटर का कैपेसिटी को इंडिकेट करेगा, और ये कैपेसिटेंस जो होता है, ये कैपेसिटेंस जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, इसका यूनिट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी टेक द यूनिट एज पिकोफैराड। स्मॉल p is for pico, pico का मतलब है 10 to the power minus 12, that is the multiplier 10 to the power minus 12। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो कैपेसिटर जिसको हम कंडेंसर कहते हैं वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कहीं अधिक होती है इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर की तुलना में। वहां फैराड शब्द का, फैराड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जितने कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं उसका जो बेसिक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है पिको फैराड। तो यहाँ पर ये सी कैपेसिटेंस इंडिकेट करता है जिसका यूनिट है पिको फैराड, और ये कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस जो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर, पैरेलल प्लेट्स के एरिया पर, और पैरेलल प्लेट्स के आपस में कितना डिस्टेंस है उस पर। मतलब तीन फिजिकल पैरामीटर, जिसे मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। 3 फिजिकल पैरामीटर की बात हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और पिक्चर व्यू, लगभग 3 डायमेंशनल पिक्चर व्यू का इस्तेमाल किया गया है। ये डॉटेड लाइन के जरिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंडिकेट किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी जिसे हम कहते हैं वो है एप्सिलॉन। दिस इज एप्सिलॉन। यहाँ देखिए, डाइलेक्ट्रिक विथ परमिटिविटी एप्सिलॉन, ठीक है। और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज डी
in meters। और ये जो प्लेट का एरिया है, एरिया मीन्स दिस कंप्लीट एरिया, रेक्टेंगुलर अगर हम एरिया की बात करें तो पैरेलल प्लेट के लिए ये लेंथ इनटू विड्थ होगा, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द लेंथ। लेकिन यहीं पे अगर ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हो जाए तो हम एक सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उस फॉर्मूला से इस एरिया को, सिलेंडर के एरिया को निकालेंगे। तो ए इंडिकेट कर रहा है एरिया जिसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो 3 पैरामीटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, इस फॉर्मूला से कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। और आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन कैपेसिटेंस। नंबर 1 द चेंज इन एरिया, अगर एरिया में चेंज होता है, पैरेलल प्लेट के एरिया में चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। और अगर चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखने के लिए हम और भी डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चेंज होने पर क्या चेंज हो रहा है वो हम स्टडी किस लिए करते हैं। द चेंज इन कैपेसिटेंस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू मेजर चेंज इन लिक्विड और गैस लेवल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सॉलिड कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए जिस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम चेंज इन एरिया और चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को, इन दो प्रॉपर्टी, इन दो फिजिकल क्वांटिटी को हम अपने काउंटिंग में लेंगे, मेजरमेंट में लेंगे। जबकि किसी लिक्विड मटेरियल या गैस मटेरियल पे अगर हमको लेवल मेजरमेंट करना है और उस लेवल मेजरमेंट के लिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करना है, तब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का चेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से 3 फिजिकल पैरामीटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का इस्तेमाल करके हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच transfers one physical quantity from one circuit to another circuit and it introduce a new physical क्वांटिटी सच एज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो हम ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से नए फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आएगा उसे समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो के जोड़ों में मैंने यहाँ पर डायग्राम्स लिया है। ये दो फर्स्ट दो जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो 2 डायग्राम है यहाँ, इसमें हम समझेंगे द utility of capacitive transducer when the distance between the 2 plates is changing. We can say displacement between the 2 conducting plates is changing. Here the 2 conducting plates are in cylindrical form. अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों में अगर हमने सपोज किया कि D1 is lesser than D2, यहाँ पर पिक्चर व्यू में भले ही ये अप्रोक्सीमेट इक्वल दिख रहा है, बट ये आपको एज्यूम करना है कि D1 is lesser than D2। लेफ्ट साइड में ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स जो हैं, जो कि फिलहाल हमें को एक्सियल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, जिसमें से एक फिक्स्ड मेटल ब्लॉक जो है वो फिक्स्ड होता है और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा एक मूविंग ट्यूब होता है। इसका मतलब ये कि ये जो मूविंग ट्यूब है, ये ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट कभी राइट साइड में इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो कभी, लेट मी करेक्ट इट 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं कि अगर ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक है, जब भी हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का बात करते हैं तो हम उसके 2 कंडक्टिंग प्लेट्स को नंबर 1 और नंबर 2 से माने, तो नंबर 1 वाला जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये नंबर 1 वाला कंडक्टिंग प्लेट जो फिक्स्ड है, जबकि
सेकेंड वाला जो कंडक्टिंग प्लेट है सिलेंड्रिकल, ये मूविंग ट्यूब है, ये इन दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये इन दो डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो 1 और 2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज होगा। पहले डायग्राम में D1 को लेजर मान रहे हैं, जबकि दूसरे डायग्राम में D2 को हम अपर वैल्यू मान रहे हैं। तो चूंकि अभी हमने लास्ट फॉर्मूला में देखा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अगर डिस्टेंस डिक्रीज करता है, मीन्स इस डायरेक्शन को अगर हम लें, अगर इस तरीके से, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, अगर यहाँ मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ मूवमेंट ये कुछ इस तरीके से है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का क्या होगा, घटेगा, और इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर इस कंडीशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, लेट मी करेक्ट इट, यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, जबकि सेकेंड डायग्राम में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, और वो इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ये दो डायग्राम में देख रहे हैं आप, जब दोनों सिलिंड्रिकल ट्यूब जो है एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, और जब दोनों सिलिंड्रिकल ट्यूब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस के वेरिएशन को ये दो कंडक्टिंग वायर के जरिए हम आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था पहला केस जिसमें कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का कैपेसिटेंस वेरी करने से आउटपुट में वोल्टेज वेरी करेगा, और जो कि रेस्पॉन्स होगा दोनों सिलिंड्रिकल ट्यूब के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन का। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन हुआ। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये रेक्टेंगुलर जो प्लेट्स हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स अगर इन दोनों के बीच का मूवमेंट अप एंड डाउन हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अप एंड डाउन हो, तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज होगा, जिसको हम इसी तरीके से कंडक्टिंग वायर के जरिए आउटपुट डिवाइस में लेकर के उसको आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर इसका मूवमेंट दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में मैं बता दूं, अभी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं इस डायग्राम की, पर्टिकुलर इस डायग्राम की, यहाँ पर लेट मी करेक्ट इट, हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर डायग्राम्स की, इस डायग्राम की। तो यहाँ पर भी हम तीन केस देख रहे हैं। एक नंबर 1 केस है जिसमें प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, नंबर 2 प्लेट है जिसमें प्लेट्स का वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट है, और नंबर 3 है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मूव कर रहा है। प्लेट्स तो कांस्टेंट पोजीशन में है लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मूव कर रहा है, और तीनों ही कंडीशन में इस फॉर्मूला के जरिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बाई D, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम ये देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा, और कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होने पर वोल्टेज भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में पहला एग्जाम्पल हमने सिलिंड्रिकल ट्यूब का देखा, और दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट है, वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर ये एंगुलर मूवमेंट की बात की जा रही है, और एंगुलर मूवमेंट की बात जब हम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा के फॉर्म में होगा, पर्टिकुलर 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, इस फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ सेमी सर्कुलर शेप का है, और सेमी सर्कुलर शेप में ये इस तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो कैपेसिटेंस का एरिया चेंज होगा। कैपेसिटेंस का एरिया चेंज होने का, कैपेसिटेंस का एरिया किस तरीके से चेंज होगा मैं आपको यहाँ बता दूं कि जितना पोर्शन एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा,
उतना ही कैपेसिटर का एरिया हम यहाँ पर लेंगे। तो दोनों जो प्लेट्स हैं, फिक्स्ड प्लेट और मूविंग प्लेट, दोनों प्लेट ओवरलैप कर रहे हैं ओनली दिस एरिया में, तो यही एरिया केवल कैलकुलेट होगा और बाकी ये जो एरिया है वो कैलकुलेट नहीं होगा, और उससे इस फॉर्मूला में एरिया वेरिएशन होने से कैपेसिटेंस वेरिएशन होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एरिया में वेरिएशन होने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मेजर किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने यहाँ इस डायरेक्शन में जो सेकंड डायग्राम था, इस डायग्राम में मैं यहाँ पर भी बता रही थी कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मूव कर रहा है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितने पोर्शन में है उतना ही पोर्शन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ से लेकर के इस डायग्राम में, यहां से लेकर के इस पोर्शन में, यहां से लेकर के केवल यहां तक है। तो डायग्राम में, ये जो डायग्राम लेंगे उसमें कैपेसिटर प्लेट का सिर्फ इतना ही एरिया कवर होगा। जिस एरिया में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांटेक्ट में नहीं है वो एरिया जो है हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मैथमेटिकल हम कैलकुलेशन किया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअली हमें इतना समझना है कि दोनों पैरेलल प्लेट जहां पर एग्जैक्टली एक दूसरे से ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में है उतना ही पैरेलल प्लेट का एरिया हमें काउंट करना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उन पैरेलल प्लेट, एग्जैक्टली ओवरलैपिंग पैरेलल प्लेट के बीच में लाई करता है, उतना ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्टली देखिए, इस सबसे नीचे के डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप अच्छे से देख पाएंगे कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स जो है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये जितना एरिया का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिल्कुल पैरेलल प्लेट्स के बीच में है उतने ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कैलकुलेट करते हैं, अपने काउंटिंग में लेते हैं। और दोनों पैरेलल प्लेट अगर ऊपर नीचे हो गए तो हम केवल वही एरिया लेंगे जो एक दूसरे से ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में सेम डायमेंशन में होगा। और अगर एक प्लेट को फिक्स कर दिया जाए और दूसरे प्लेट को मूवेबल रखा जाए तो एक प्लेट के फिक्स्ड होने पर दूसरे में चूंकि एरिया चेंज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और कैपेसिटेंस चेंज होने से जो फॉर्मूला हमने अगर मैं टेक्स्ट के फॉर्म में लिखूं तो टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज जैसा कि हम जानते हैं, आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू एक्स सी जो होता है, I इंटू एक्स स्मॉल सी। तो मैं आपको बता दूं कि करंट सिर्फ उसी एरिया के हिसाब से, और करंट और चार्ज का स्टोरेज जो है, ये कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है, ये सारा कैलकुलेशन जो है ये कैपेसिटेंस वेरी होने के हिसाब से ये करंट का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर भी वैल्यू चेंज होगा, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो कि हम वोल्टेज के फॉर्म में लेंगे आउटपुट, ये आउटपुट इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होने पर, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कट होगा या एरिया कट होगा, या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने पर डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा होगा, तो कैपेसिटेंस वेरी करेगा और कैपेसिटेंस वेरी करने से आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करेगा। तो इन वेरियस डायग्राम्स का इस्तेमाल करके फाइनली हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो कि ये फाइनल फॉर्मूला है, इस फाइनल फॉर्मूले से कैपेसिटेंस के वेरिएशन को कैलकुलेट किया जा सकता है और कैपेसिटेंस के वेरिएशन होने से आउटपुट वोल्टेज में चेंज होता है और आउटपुट वोल्टेज में चेंज को हम आउटपुट नीडल्स में लेकर के हम उसको डिस्प्ले में शो कर सकते हैं। और इसको मैं आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम जो कि इस सर्किट डायग्राम फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में है, मैं यहाँ दिखा दूं कि यहाँ पर ग्राउंड टर्मिनल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी लिया गया है और यहाँ पर देखिए ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर है और ये वेरिएबल कैपेसिटर है और ये फिक्स्ड कैपेसिटर है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बना रहा है।
कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में वेरिएशन होने से उस वेरिएशन को एम्पलीफाई करेगा ये एम्पलीफायर, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये वोल्टेज के फॉर्म में एम्पलीफाई करेगा और ये आउटपुट जो है एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज ये चॉपर को भेजते हैं। और आपको बता दूं कि चॉपर एक सर्किट है जो कि कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, और वेरिएबल डीसी होने पर हम उसको यहाँ पर आउटपुट में या तो आउटपुट डिस्प्ले में या फिल्टर लेकर के हम उसे किसी डिस्प्ले सिस्टम में जो कि डिजिटल डिस्प्ले है हम वहां पर उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो चॉपर का इस्तेमाल कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर हम नीडल डिफ्लेक्शन के जरिए यहाँ पर रीडिंग आउटपुट वोल्टेज का शो करेंगे तो हमें वेरिएबल डीसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर नीडल में कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रैक्टिकल डायग्राम है जहां पर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करके उसके आउटपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करके हम डिस्प्ले में शो कर सकते हैं। और इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये मैंने यहाँ पर इस पिक्चर में आपको शो किया है। आप लोग कृपया इस वीडियो को पॉज करके यूजेस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को थोड़ा रीड आउट कीजिएगा और आपको ये पता चलेगा कि लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इंडस्ट्री में ह्यूज इस्तेमाल किया जाता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के और दूसरे भी एप्लीकेशंस है, जैसे प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए, लिक्विड लेवल मेजरमेंट के लिए। बट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने अपने स्टडी को कॉन्सेंट्रेट किया था डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और पोजीशन मेजरमेंट के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को चेंज कर देने से कैपेसिटिव सेंसर्स का, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का कैपेसिटेंस चेंज होता है, और कैपेसिटेंस को चेंज को हम वोल्टेज आउटपुट के फॉर्म में हम इंडिकेट कर सकते हैं डिस्प्ले में। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर के जरिए हमने आज स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर।